नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बम्बई की या बॉलीवुड की अदाकारा माधुरी दीक्षित आप ज़रूर जानते होंगे। धक धक गर्ल या 1 2 3 4 गर्ल के नाम से भी मशहूर है। वो जब उम्र उसकी कुछ ज़्यादा हो गई तो फिर उसने अमेरिका के जब उसकी उम्र बढ़ गई तो उसने अमेरिका के एक डॉक्टर श्री राम नेने से शादी कर ली और बम्बई छोड़कर कैलिफोर्निया अमेरिका चली गई। लेकिन उसको शायद उधर मज़ा नहीं आया। कुछ सालों के बाद वो फिर वापस बम्बई लौट आई। अब जाहिर है उम्र के बढ़ जाने की वजह से वो हीरोइन तो बन नहीं सकती थी, तो फिर उसने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। और आजकल क्या है, ये जब से ये कोरोना आई तकरीबन 2-2.5 साल से, तो OTT का एक नया चल निकला है, ओवर दी टॉप। ये जो प्लेटफॉर्म मतलब जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, MX प्लेयर है, ZEE5, ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ड्रामे, सीरियल्स, फिल्म ख़ास अपने लिए वो फिल्में बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत काम चल निकला है। तो इसीलिए जो भी अच्छे अदाकार हैं उनको बहुत काम मिल जाता है। अच्छा, और टीवी पर तो चैनल भी बहुत हैं, 1000 से भी ज़्यादा चैनल है हिंदुस्तान में, और उसमें ज़ाहिर है तकरीबन 1/3 तो हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये माधुरी दीक्षित जो है ना, वो जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, एक तो ये खुद अच्छी डांसर है, तो ये जो डांस के प्रोग्राम होते हैं उनमें इसको जज का काम मिल जाता है। मतलब ऐसा है कि बम्बई में काम की कमी नहीं है, तो उसकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। अब सुनने में आया है कि उसने बम्बई के एक पोश इलाके वर्ली में एक 48 करोड़ का फ्लैट लिया है। ये जो फ्लैट है, अभी ज़ाहिर है उसकी जो मेज़रमेंट्स हैं वो तो मुझे देख के बताना पड़ेंगी। 5384 चौरस फीट पे मुहित है ये जो फ्लैट है। और उसके फ्लैट के मतलब बाहर देखें तो सामने बहीरे अरब है और एक तरफ महालक्ष्मी रेस कोर्स है, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस कोर्स, जहाँ पे भी क्या बोलते हैं, बेट लगाई जाती है, शर्तें लगाई जाती हैं। तो एकदम कह सकते हैं कि वो जो इलाका है वो पॉश लोकेलिटी है। नीचे उसको 7 गाड़ियाँ माने मोटर कार्स खड़ा करने के लिए पार्किंग स्पेस भी उसके साथ दी गई है। 3 करोड़ रुपए की तो उसने सिर्फ इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नाजरीन, कई माह से बर्मा में, या जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर अफवाज ने कू लाया था और ऑंग सान स्यू की जो वहाँ की लीडर थी मकबूल आम, उसको हटाकर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी। और जब से ये हुआ तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े बड़े ममालिक ने उसके ऊपर, यानी जो नई हुकूमत है, या कह सकते हैं कि बर्मा मुल्क पर जो है सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी गई। इससे पहले बर्मा जो है वो अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए जो हथियार ख़रीदता था, तो वो ख़रीदता था चीन से,
अब जब बर्मा के ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं तो चीन उसको बेचने से रहा, क्योंकि चीन अगर उसको बेचेगा तो फिर चीन के ऊपर भी वो पाबंदियां लग जाएंगी, तो चीन उसको नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं दे सकता तो इस बीच में जो ये यूक्रेन की जंग हो गई है तो इसकी वजह से रूस के ऊपर भी पाबंदियां लग गई हैं। तो बर्मा की जो हुकूमत है, फौजी हुकूमत है, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने ताल्लुकात रूस के साथ बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि चीन की जगह रूस ले ले और वो वही हथियार जो है वो रूस से ख़रीदें। वैसे भी चीन की जो दिफाई मतलब सेटअप है ना, वो सब पहले रूस का ही कायम करदा है। चीन में, हिंदुस्तान में शुरू से ये दोनों ममालिक रूस से लेते रहे, तो उनके साथ ही कोलैबोरेशन करके कई कारखाने लगवाए थे इन लोगों ने। अभी चीन दे नहीं सकता और रूस से जब तक मिले, तो इस बीच में चीन को ये धड़का लगा कि ये तो अच्छा खासा मेरा जो है कस्टमर चला गया, और मेरा कस्टमर चला गया तो जब भी भले हालात सुधर भी जाएंगे, समझो कल उधर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके ऊपर पाबंदियां हटाई जाती हैं, तो उसके बाद भी इस बीच में अगर वो रूस के साथ उसके ताल्लुकात जम गए तो शायद फिर वो कभी चीन से न ले। तो अभी सुनने में ये आया है कि चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि आप मेरी जगह पर हथियार जो है बर्मा को सप्लाई करें। अच्छा, उसकी भी वजह क्या है कि पाकिस्तान में कई कारखाने चीन और पाकिस्तान मिलकर चलाते हैं, यानी दोनों के आपस में कोलैबोरेशन से हैं। अभी जैसे JF-17 जो हवाई जहाज़ हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो हैं तो चीन के बने हुए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पाकिस्तान कर रहा है उधर। अच्छा, और दूसरे जो कारखाने हेवी मशीन इंडस्ट्री है, रावलपिंडी के नज़दीकी है, और दूसरे 60 और 81 mm के मार्टर और M79 ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये सभी पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में बनाते हैं। तो अभी चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि रूस की जगह पर आप उनको दे दीजिए, ताकि पाकिस्तान के पास रहेगा तो फिर पाकिस्तान और चीन आगे चलकर वो मिल बांट कर धंधा ले सकते हैं। लेकिन रूस को एक मर्तबा रूस आ गया बर्मा में तो फिर उसको चीन नहीं हटा पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक मतलब दो राहे की जगह है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे मजम्मत करता रहा है बर्मा की, क्योंकि बर्मा में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि बर्मा की जो हुकूमत है वो रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम करती है, और इसीलिए वो रोहिंग्या मुसलमान जो है वहाँ से भागकर नज़दीक के ममालिक यानी बांग्लादेश या हिंदुस्तान चले जाते हैं, और कई तो वहाँ से घूम फिर कर पाकिस्तान तक में कराची तक पहुँच गए हैं रोहिंग्या मुसलमान। अब रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल करने वाला, उसको पाकिस्तान अगर हथियार सप्लाई करे तो कैसे लगेगा। अब ये इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक दौरा है, लेकिन पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की भी बड़ी अशद ज़रूरत है, और अगर बेचेगा तो उसकी कमाई होगी तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन सुधर जाएगी। अब देखें क्या होता है, कुछ रोज़ में इसके बारे में हमें इल्म हो जाएगा तो हम आपको मुतला कर देंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी सेनेट और नेशनल असेंबली का जॉइंट सेशन था, जिसको सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वो खिताब किया उन्होंने। अभी दुख की बात ये है कि जो हुकूमत है यानी ट्रेजरी बेंचेस हैं और जो अपोजिशन है, दोनों को सदर आरिफ अलवी से शिकायतें हैं। भले ही आरिफ अलवी PTI का मेंबर रहा है और अभी भी उसकी हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं, फिर भी PTI वालों ने भी इस जो सेशन है इसका बायकाट किया, और हुकूमत तो ज़ाहिर है उससे नाराज़ है, क्योंकि जब भी 9 अप्रैल को शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो इसने तो बहुत तंग किया था
उसका हलफ नहीं लेने दिया, वज़रात को हलफ नहीं लेने दिया। और पहले उससे पहले कासिम सूरी ने जो वो रूलिंग दे दी तो उसकी वजह से पार्लियामेंट नेशनल असेंबली डिज़ाल्व कर दी, नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे इमरान खान के कहने पर। तो हुकूमत वाले मतलब पीडीएम वाले तो पहले ही उससे नाराज़ हैं, अभी पीटीआई वाले भी नाराज़ हैं। तो खाली हाल को मतलब बहुत चंद थे एमक्यूएम के या कुछ और ऐसे थे, या जो मुनर्रिफ अरकान थे पीटीआई के वो बैठे थे और उनको उसने खिताब किया। शुक्र है उसने जो खिताब किया उसमें उसने किसी की शिकायत नहीं की, उल्टा हुकूमत की तारीफ़ की कि ये जो हालिया सैलाब आए हैं उसमें मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों ने मतलब 4 सूबाई हुकूमतें और एक मरकज़ी हुकूमत सब ने मिलकर अच्छी तरह काम किया है लोगों की भलाई के लिए। मतलब उसने सबके लिए अच्छा ही बोला। और ये बात भी उसने कही कि उसने जो मीटिंग करवाई थी जनाब कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की ऐवान सदर में, इसके बारे में भी उसने कहा कि अगर मिलने से कदूरतें दूर होती हैं और मुल्क का माहौल सुधरता है तो इसमें क्या बुराई है बकौल उसके। तो खैर उसके कहना ये था कि हमने तो अपनी अच्छी नीयत की वजह से ये कोशिशें की हैं। नाज़रीन, आखिरकार कल मोहतरमा मरियम नवाज़ वाइस प्रेसिडेंट नून लीग की लंदन पहुंच गई, अपने भाइयों से और अपने वालिद साहब से उनकी मुलाकात हो गई। जब वो हीथरो एयरपोर्ट पर पहुंची तो बाहर पीटीआई के मेंबरान भी उसकी मजम्मत करने के लिए और नून लीग के मेंबरान जो हैं वो उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। तो ऐसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन से को फेस करने के बजाय उसने बेहतर समझा वो एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई और वालिद साहब के घर पहुंच गई और दरवाज़े पर उसके भाई ने इस्तकबाल किया और बाद में वो अपने वालिद साहब से भी मिली। अब सुनने में आया है तकरीबन 6-7 नवंबर तक वो लंदन में रहेंगी और फिर वो वापस आ जाएंगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।